अस्सलाम नाज़रीन। आज हम अपना पहला रुजू का क्लिप रिकॉर्ड करेंगे। हमने एक स्टोरी की थी करप्शन सीरीज़ के अंदर, जिस दिन हमने हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की करप्शन कवर की थी। उसके अंदर एक बहुत क्रिमिनल मिस्टेक मेरे से हुई थी और मैं उस पे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। एक गलत बंदे पे मैंने तोहमत लगाई थी। अल्लाह मुझे उस तोहमत के लिए माफ़ करे। मैं दिलो जान से चाहता हूँ कि ये आप लोग जितने लोगों को दिखा सकते हैं, दिखाएँ, ताकि ये मिस्टेक करेक्ट हो सके। हमने उसमें बताया था कि एक जनरल रहीमुद्दीन खान साहब थे, जो ज़िया साहब की मार्शल लॉ का हिस्सा थे। ये बात दुरुस्त थी। लेकिन जनरल रहीमुद्दीन साहब पे बाय एसोसिएशन जो उस वीडियो में इल्ज़ामात लगे थे, वो कतन दुरुस्त नहीं थे। गैंग ऑफ फोर इस्तेमाल किया जाता था ज़िया के मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए, जिनके लिंक्स थे जलंधर से। जो उसके फोर्थ मेंबर थे वो जनरल रहीमुद्दीन साहब नहीं थे, वो दर हकीकत जनरल के आरिफ थे। रहीमुद्दीन खान साहब इसमें नहीं थे और वो थे जनरल आरिफ। इसकी वजह से अगर किसी बंदे को जनरल रहीमुद्दीन खान साहब के करेक्टर पे करप्शन के हवाले से डाउट है, तो वो हम आज दूर करना चाहते हैं। हम कहीं पे गलत हों, हम उसको तस्लीम करने को तैयार होते हैं, उसको करेक्ट करने को तैयार होते हैं। बाकी जो उस वीडियो के अंदर हमने आपको करप्शन की दास्तान सुनाई थी, इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स इन KPK, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेपन्स ट्रैफिकिंग, इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, जब ज़िया साहब के एरा की बात हम कर रहे थे, तो वो कम्प्लीटली दुरुस्त थी। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह कमेंट्स में पिंड होगी, ताकि आप भी देख सकें। हम एक यंग एंड बडिंग सेटअप हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। तो हमसे कोई कमी कोताही हो तो आपने ज़रूर पॉइंट आउट करनी है, और इंशाल्लाह हम अखलाकी ज़रूरत रखते हैं उसको दुरुस्त करने के लिए। अब हम आएंगे आज की स्टोरी की तरफ। आज कुछ हम न्यूज़ कवर करेंगे और एक अजीब किस्म का मुआजरा आपके सामने रखेंगे, और मैं चाहूँगा आप उसको गौर से सुनिए। रिसेंटली जॉइंट ऑपरेशन किया गया पोयपेट कैम्बोडिया के अंदर, जहां पे थाई और कैम्बोडियन पुलिस ने एक कॉल सेंटर पे रेड डाला, जिसके अंदर से 215 इंडिविजुअल्स को उठाया गया। उसके अंदर से 109 थाई लोग थे, 50 पाकिस्तानी, 48 इंडियन, 5 ताइवानीज और 3 इंडोनेशियन लोग थे। ये रेड हुआ था एक साइबर स्कैम सेंटर पे। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि ये एक फ़िशिंग सेंटर है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में और मुख्तलिफ मुल्कों में फ़ोन करके उनका डाटा, क्रेडिट कार्ड बिल्स, पैसे, लाइफ सेविंग्स, पेंशन्स, डिफरेंट चीज़ें हथियाता है। और क्योंकि ये बैठे किसी और मुल्क के अंदर होते हैं, तो कोई कानूनी ताकत इन तक पहुंच नहीं सकती। थाई और कैम्बोडियन पुलिस ने रेड करके एक तो बंद कर दिया, लेकिन इसी में इनकशाफात ये हुए कि साउथ एशिया एक स्कैम सेंटर का हब बन गया। हमारे प्यारे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में बेपना स्कैम सेंटर्स खुल गए, इंक्लूडिंग प्लेसेस लाइक कैम्बोडिया, थाईलैंड। तो आप दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं फॉर बीइंग अ स्कैमर। जब ये बंदे उठा लिए गए और उनकी तफ्तीश हुई, तो पता चला कि जो 50 पाकिस्तानी और कई और इंडियन टाइवानीज लोग हैं, वो एक्चुअली मर्जी से यहाँ पे नहीं आए हुए। उनको झूठ बोल के बाहर जॉब की प्रॉमिस करके इन स्कैम सेंटर्स में ट्रैप किया गया और इनको वहाँ पे जबरन रखा जा रहा है। इससे आपको समझ आती है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एलिमेंट कैसे प्ले इन कर रहा है जॉब सीकिंग इन फॉरेन कंपनीज। जब इसकी मज़ीद डिटेल्स पता चली, जब वो बच्चे मुल्क वापस आए, पाकिस्तान वापस आए, कि लोकल मैन पावर एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व थी। एक मैन पावर का सरकारी डिपार्टमेंट है, उसमें ऑफिशियल एजेंसीज रजिस्टर्ड होती हैं। आपकी मेहरबानी आप उन्हीं के थ्रू काम करें। हमने एक पॉडकास्ट भी की थी मैन पावर एजेंसी ओनर के साथ, वो बताने के लिए कि जनाब एक तरीक़ेकार जिसके तहत आप जॉब सीकिंग बाहर करते हैं। तो जब इश्तहारात देखते हैं कि हम आपकी नौकरी लगवा देंगे फ़लाँ जगह मुल्क से बाहर, इतनी तनख्वाह हो जाएगी, तो उस पर तहकीक करें, नहीं तो आप इस चीज़ में भी फंस सकते हैं। हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि इस चीज़ का नोटिस लें, दोबारा रेकी लगाएं कि हमारे कितने बच्चे बच्चियां बाहर जो नौकरियां कर रहे हैं इन एजेंसीज के थ्रू, वो लेजिटिमेट नौकरियां कर रहे हैं कि नहीं। पूछें क्यों? दुनिया आपके पासपोर्ट पे थूक रही है, वीज़ा आपका लग नहीं रहा, इन और इन जैसी हरकतों की वजह से, कि हम जाके और मुल्कों में उनके सिस्टम्स अब्यूज़ करते हैं, रेपुटेशन मुल्क की हम गंवाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप लाइट में मत लें, इसको फैलाएं, लोगों तक बताएं, और मैन पावर एसोसिएशंस के अंदर जाके मैन पावर एजेंसीज को चेक करें, सरकारी डिपार्टमेंट्स को पूछें कि हम कहाँ जाएं, किस तरह जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी तहकीकात है, स्पेशली आज जब हमारा नौजवान यही सोच रहा है कि हम मुल्क कैसे छोड़ें बेहतर रोज़गार के लिए। तो खुदा के वास्ते सेफ रहें, एक तो डंकी ना लगाएं,
अल्लाह आपकी जान और माल का हिफाजत करे, हम दुआ गो हैं। और दूसरा, किसी ऐसी फ्रॉड कंपनी के हाथ ना फंस जाए जो आपको वहाँ भेज के पता चले नौकरी कुछ और है, वहाँ पे आपसे इल्लीगल काम करवाएं, आपका पासपोर्ट जब्त कर लें, आपको जदो कोप करें। तो इस अजियत से बचें। थोड़ी खबरों की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है और ये एंटिसिपेशन है कि तकरीबन $1 बिलियन का लोन ट्रांच अनकरीब थोड़ी सी एडिशनल क्लाइमेट फाइनेंसिंग के मद में अप्रूव हो जाएगा। और औरंगजेब साहब ने अनाउंस किया कि सैलरीड इंडिविजुअल को इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की मद में रिलीफ मिलेगी फेडरल बजट में, यानी कि अपकमिंग फेडरल बजट में मजीद इलेक्ट्रिसिटी की रिलीफ मिलेगी। साथ ही औरंगजेब साहब ने कहा कि IMF के सारे टारगेट्स मीट हो चुके हैं और फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो अप्रूव करेगा जो स्टाफ लेवल अग्रीमेंट मई में हुआ। अल्लाह करे जी ये $1 बिलियन आ जाए। वैसे ये $1 बिलियन आ तो जाएगा, लेकिन ये जाएगा तनख्वाहों के अंदर ही। जिस तरह हमने ब्लोट कर दिया अपना ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, तो हम इस वक्त कर्जा ले रहे हैं लोगों की तनख्वाहें देने के लिए। हर किसी ने बहुत शोर मचाया हुआ है, कई दिनों से शोर मचाया हुआ है, पता नहीं किस बात का, कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइस कम हो रही है, पेट्रोल की प्राइस भी कम हो रही है, और सरकार की मेहरबानी ये करने के लिए। लेकिन जहाँ पे बिजली कम हुई है वहाँ पे गैस की प्राइस ऊपर चली गई है। 2 गैस यूटिलिटीज़ हैं, SNGPL, SSGCL, इन्होंने 42 से 140% इंक्रीज़ की नुस्खा बना के सरकार को भेज दिया और कहते हैं कि ये हमारी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है 25 से 26। अब ये क्रिटिकल क्यों है? बिजली की मद की टैक्स, पेट्रोल की मद की टैक्स, गैस की मद की टैक्स, GST की मद की टैक्स, इसके इंक्रीज और डिक्रीज की स्पेकुलेशन पे IMF आपको $1 बिलियन दे रहा है। तो अगर IMF ये अप्रूव करता है कि आप बिजली का रिलीफ दे दें, तो वो रिकवरी किसी और मीडियम से कराएगा। ये हमने चंद दिन पहले भी रिपोर्ट किया था। तो ना अंधी तकलीद करें बिजली कम होने की, खुशियाँ ना मनाएं, ना ही अंधी तकलीद करें हुकूमती क्रिटिसिज्म की। रियलिटी ये है कि हमारी सरकारें हमेशा से ये डिसीजंस ले रही हैं कि 2 रुपये इधरों बचाओ, 3 रुपये उधर से वधा दो। जब तक हम दोबारा से अपना इकोनॉमिक मॉडल रीथिंक नहीं करेंगे, हम इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। हमारे UN एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार ने UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक तकरीर की जहाँ पे उन्होंने इजराइल के रीसेंट एक्शंस को कंडेम किया और उनका ये फ्लेग्रेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ है। और उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान रोल प्ले करना चाहता है इस गलत अमल को रोकने के अंदर। ये फ़र्जी बात है। UN एज एन ऑर्गेनाइजेशन फेल कर चुकी है। UNSC एक बेमायनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे कोई भी तकरीर करना मकसद नहीं रखती। गाज़ा के अंदर मामलात इतने बढ़ चुके हैं कि अब आपके ये अल्फाज बेमायनी हैं। वहाँ पे इतने बच्चे शहीद हो चुके हैं, इतनी औरतें शहीद हो चुकी हैं, इतने मर्द शहीद हो चुके हैं, इतने सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं कि अब ये अल्फाज कोई मायने रखते नहीं। इससे नज़र आता है कि पाकिस्तान की कितनी कमज़ोर विकेट है फॉरेन पॉलिसी की मद में। अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब के दौर के एंड में हमें बताया गया था कि जनाब मुल्क की मईशत टूट गई है, दुनिया में हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमारी कोई इंटरनेशनल हैसियत नहीं है। उस इवेंट और आज के इवेंट 3 साल बाद भी हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमारी इकॉनमी की कोई हालत नहीं है और हमारा कोई इंटरनेशनल स्टेज पे लेवल नहीं है। हम हर जगह वहीं डिफीटेड हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की, पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज करने की, इमरान खान को जेल में डालने की सॉर्ट ऑफ बेमायनी है। और इसलिए हम आपको अक्सर कहते हैं कि जमहूरियत का हुस्न ये है कि जो जीतता है उसको जीतने दो। वो खुद ही अपने बोझ के नीचे गिर जाएगा अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा। जब आप मैच फिक्सिंग करते हैं
उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उस पर आवाम थू थू ही करती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती। और ये मैं समझता हूँ कि आसिम खासा की जो तकरीर थी इंतहाई एक कमज़ोर तकरीर थी। वैसे आज के दिन लाहौर शहर के अंदर गाज़ा के लिए रैली हो रही है, जमात इस्लामी अरेंज कर रही है। आप लोग उसमें शरीक हो जाएं, नहीं हो सकते तो जो इस्लामाबाद में वो करेंगे उसमें ज़रूर शरीक होइए, आवाज़ उठाएं ताकि हमारी सरकार को समझ आए कि ज़िंदा दिल पाकिस्तान है। वो आज भी अपने मुश्किल वक्त में भी इतना जिगरा, इतना दिल रखते हैं कि वो और लोगों के बारे में सोचते हैं और मुसलमानों की दर्द महसूस करते हैं। कई दफ़ा सरकार की हरकतें देख के मैं काफ़ी डिप्रेस होता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि हमारे नौजवान किस तरह मोहब्बत दिखा रहे होते हैं मुश्किल वक्त में उन लोगों के लिए जो उनसे कई मीलों दूर, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे पाराचनार में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे फ़लस्तीन में हो, लोगों के लिए हमदर्दी करते, तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, कौम किसी तरफ जा सकती है, इनके दिल में नरमी है, मोहब्बत है। तो इस चीज़ पे मेरा ख्याल है अवाम को क्लैपिंग देनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। सरकार किच कख नहीं कीता। एक गुड न्यूज़ है जी, नूर जमान साहब यंग एमेच्योर हैं, उन्होंने अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैम्पियनशिप अल्हम्दुलिल्लाह जीत ली है। बड़े अरसे बाद हमारे मुल्क में एक मकबूलियत आई है, कराची डीजे क्लब में ही हुआ था, और इससे दोबारा एक रिवाइवल हुआ है एक गेम का जिसमें एक ज़माने में हम किंग और बादशाह थे। और मेरा ख्याल है एक अच्छी खुशाइन चीज़ है, कौम को इस बच्चे को सेलिब्रेट करना चाहिए और इस गेम को सपोर्ट और प्रमोट करना चाहिए। कराची के अंदर पहली पानी के मसाइल थे, टैंकर माफिया का दिन दिहाड़े राज है। पाइपलाइन की लीकेज की वजह से अब मज़ीद सिटी वाटर शॉर्टेज होएगी कराची शहर के अंदर। कराची शहर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, फेडरेशन में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक दिल है, जीडीपी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है। उस शहर में पानी ना होना या शॉर्टेज होना इंतहाई इंसल्ट की बात है। कराची के लोग जिंदा दिल हैं, दलेर हैं, बहादुर हैं, और उनको चाहिए कि अपनी हुकूमत को अकाउंटेबल होल्ड करें। मैं समझता हूँ कराची शहर की जिम्मेदारी रेस्ट ऑफ सिंध पे भी है। कैसे? कराची शहर क्योंकि मईशी हेड है, बहुत ताकतवर लोग हैं वहाँ पे, उनको चाहिए कि बाकी सिंध को भी पसमानदा इलाके से अब वो बाहर निकालें। जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, हमारी मदद कोई भी नहीं करेगा। हम कोशिश करते हैं यहाँ पे कि जो आपको खबरें दें वो बैलेंस्ड हों, आपके मतलब की हों। इवन जो आज हमने खबरें चुनी है उसमें सियासी लीडरान पे तबसरा नहीं था, उनके बयानों पे तबसरा नहीं था, रादर दैन मेरे और आपकी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स पे तबसरा था। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको सरकार ने एड्रेस करना होता है। हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारी अदालतें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को डिस्कस करने में मसरूफ़ रहती हैं। कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करना चाहता, कोई मिनरल्स एक्ट की बात नहीं करना चाहता, कोई अवाम के बढ़ते मसाइलों की बात नहीं करना चाहता। जितने लोग ये खबर चला रहे हैं कि बिजली सस्ती होगी, बिजली सस्ती होगी, लुड्डी पाओ लुड्डी पाओ, वो साथ आपको ये नहीं बता रहे कि वो सस्ती क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ये वो इन्फॉर्मेशन है मेरे भाई जिसको आप गेन करें ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड शहरी बने और आप एक इन्फॉर्म्ड चॉइस बना सकें। क्योंकि जमहूरियत का मज़ा तभी है कि हर शहरी नॉलेज गेन करे, इन्फॉर्मेशन गेन करे और उसकी बुनियाद पे वोट करे। ये जो रिसेंट इलेक्शन हुआ था, जो पीटीआई मकबूलियत से जीती थी, उसमें नज़र आया था कि जो आम शहरी है उसने कई दफ़ा दमाग इस्तेमाल किया। उसने कौन सी जमात सबसे ज़्यादा मेरे करीब है और कौन सी जमात कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ी है, तो उन्होंने पीटीआई को वोट दिए। हाँ, खुश ये चीज़ आसान थी कि जो बानी पीटीआई है वो इंतहाई करिज्मेटिक आदमी है, लेकिन कम से कम अवाम ने पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट की वेव को और नई गवर्नमेंट की वेव को रिजेक्ट किया और पुरानी गवर्नमेंट्स को निकाला गया था उसी को वापस लेके आए। तो ये कुछ पॉजिटिव साइंस हैं हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह ये सरकार की तरफ से नहीं है, ये अवाम की तरफ से है। इसलिए कभी भी आपने पाकिस्तानी होने पे दुख नहीं करना। दुनिया की सारे जुल्म, बर्बरियत, तानाशाही के बावजूद आप और मैं आज खड़े हैं, जिंदा दिल पाकिस्तान के लोग। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।